हमारे घर की खुशियों और सुख शांति पर अचानक ही ग्रहण लग गया। पहले हमेशा चुस्त दुरुस्त रहने वाली अम्मा को दिल का दौरा पड़ा। वे घर की मजबूत रीढ़ थी। उनका आईसीयू में भर्ती होना हम सबके पैरों तले से ज़मीन खिसका गया। वे लगभग हफ्ते भर अस्पताल में रही। इतने समय में ही बड़ी और छोटी भाभी के बीच तनातनी पैदा हो गई। छोटी भाभी कविता की अनूप भैया से करीब 8 महीने पहले शादी हुई थी। वे ऑफिस जाती हैं। अम्मा अस्पताल में भर्ती हुई तो उन्होंने छुट्टी ले ली। अम्मा को 48 घंटे के बाद डॉक्टर ने खतरे से बाहर घोषित किया तो कविता भाभी अगले दिन से ऑफिस जाने लगी। ऑफिस में इन दिनों काम का बहुत ज़ोर होने के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा था। बड़ी भाभी सुजाता को छोटी भाभी का ऐसा करना कतई नहीं जचा। मैं अकेली घर का काम संभालूं या अस्पताल में अम्मा जी के पास रहूं? अपनी देवरानी कविता को ऑफिस जाने को तैयार होते देख वे गुस्से से भर गई। किसी एक इंसान के ऑफिस ना पहुंचने से वो बंद नहीं हो जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में कविता का काम में हाथ ना बटाना ठीक नहीं है। दीदी, मेरी मजबूरी है, मुझे 1 हफ्ते ऑफिस जाना ही पड़ेगा, फिर मैं छुट्टी ले लूँगी और आप खूब आराम करना। कविता भाभी की सहजता से कही गई इस बात का सुजाता भाभी खामखा ही बुरा मान गई। ये सच है कि सुजाता भाभी अम्मा के साथ बड़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। सास बहू के बीच बड़ा मजबूत रिश्ता था और अम्मा को पड़े दिल के दौरे ने सुजाता भाभी को दुख, तनाव व चिंता से भर दिया था। कविता भाभी की बात से बड़ी भाभी अचानक बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। बन ठन कर ऑफिस में बस मटर गश्ती करने जाती हो तुम। मैं घर ना संभालूं तो तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए। ऐसी कड़वी बातें मुंह से निकालकर बड़ी भाभी ने कविता को रुला दिया था। मुझे नहीं करनी नौकरी, मैं रिज़ाइन दे दूंगी। उनकी इस धमकी को सबने सुना और घर का माहौल और ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया। कविता भाभी की सैलरी घर की आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सब जानते थे कि वे ज़िद्दी स्वभाव की हैं और ज़िद पर अड़कर कहीं सचमुच रेजिग्नेशन ना दे दें। इस डर ने बाबूजी को इस मामले में दखल देने को मजबूर कर दिया। सुजाता बहू, उसे ऑफिस जाने दो, हम सब हैं ना यहाँ का काम संभालने के लिए। तुम अपनी सास के साथ अस्पताल में रहो, सिमी किचन संभालेगी। बाबूजी ने सुजाता भाभी को गंभीर लहजे में समझाया और उनकी आंखों का इशारा समझ मैं किचन में घुस गई। अजीत भैया ने सुजाता भाभी को ज़ोर से डांटा। इस परेशानी के समय में तुम क्या काम का रोना धोना लेकर बैठ गई हो? ज़रूरी ना होता तो कविता कभी ऑफिस जाने को तैयार ना होती। जाओ, उसे मनाकर ऑफिस भेजो। अजीत भैया के सख्त लहजे ने भाभी की आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने नाराज़गी भरी खामोशी अख्तियार कर ली। विशेषकर कविता भाभी से उनकी बोलचाल न के बराबर रह गई थी। अस्पताल से घर लौटी अम्मा को अपनी दोनों बहुओं के बीच चल रहे तनातनी का पता पहले दिन ही चल गया। उन्होंने दोनों बहुओं को अलग अलग और एक साथ बिठाकर समझाया, पर स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ। दोनों भाभियाँ आपस में खिंची खिंची सी रहती। उनके ऐसे व्यवहार के चलते घर का माहौल तनावग्रस्त बना रहने लगा। बड़े भैया से सुजाता भाभी को डांट पड़ती। तुम बड़ी हो और इसलिए तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों की तरह मुंह फुलाकर घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता है। छोटे भैया अनूप भी कविता भाभी के साथ सख्ती से पेश आते। तुम्हारे गलत व्यवहार के कारण अम्मा को तकलीफ पहुंच रही है कविता। डॉक्टरों ने कहा है कि टेंशन उनके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर उन्हें दूसरा अटैक पड़ गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसी कठोर बातें कहकर अनूप भैया कविता भाभी को रुला डालते। बाबूजी का काम सबको समझाना था। कभी कभी वे बेचारे बड़े उदास नजर आते। पत्नी की बीमारी व घर में घुस गई अशांति के कारण वे थके व टूटे से दिखने लगे थे। अम्मा ज़्यादातर अपने कमरे में पलंग पर लेटी आराम करती रहती। बहुओं के मूड की जानकारी उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर डाली हुई थी। मैं बहुत कुछ बातें उनसे छिपा जाती, पर झूठ नहीं बोलती। घर की बिगड़ती जा रही स्थिति को लेकर अम्मा की आंखों में
चिंता के भाव को मैं निरंतर बढ़ते देख रही थी। फिर एक खुशी का मौका आ गया। मेरे 4 साल के भतीजे अथर्व का बर्थडे इतवार को पड़ा। इस मौके पर घर के बोझिल माहौल को दूर भगाने का प्रयास हम सभी ने दिल से किया। कविता भाभी अथर्व के लिए बैटरी से पटरियों पर चलने वाली रेलगाड़ी लाई। हम सभी बन सवर कर तैयार हुए। बहुत करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए लजीज खाना हलवाई से तैयार कराया गया। उस दिन खूब मौज मस्ती रही। केक कटा, जमकर खाया पिया गया और कुछ देर नाच गाना भी हुआ। ये देखकर हमारी खुशियाँ दोगुनी हो गई कि सुजाता और कविता भाभी खूब खुलकर आपस में हंस बोल रही थी। लेकिन रात को एक और घटना ने घर में तनाव और बढ़ा दिया था। कविता भाभी ने रात को अपने पहने हुए जेवर अम्मा की अलमारी में रखे तो पाया कि उनका दूसरा सोने का नेकलेस अपनी जगह से गायब था। उन्होंने अम्मा को बताया। जल्दी ही नेकलेस के गायब होने की खबर घर भर में फैल गई। दोनों बहुओं के जेवर अम्मा अपनी अलमारी में रखती थी। उन्होंने अपनी सारी अलमारी खंगाल मारी पर नेकलेस नहीं मिला। मैंने चाबी या तो सुजाता को दी थी या कविता को। इन लोगों की लापरवाही के कारण ही किसी को नेकलेस चुराने का मौका मिल गया। घर में आए मेहमानों में से अब किसे चोर समझे। अम्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अम्मा किसी मेहमान को चोर बता रही थी और कविता भाभी ने अपने हाव भाव से ये जाहिर किया जैसे चोरी करने का शक उन्हें सुजाता भाभी पर हो। कविता भाभी नाराज़ भी नज़र आती थी और रुआंसी भी। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे इस मामले में क्या कहे। नेकलेस अपने आप तो गायब हो नहीं सकता था, किसी ने तो उसे चुराया था और शक की सुई सबसे ज़्यादा बड़ी भाभी की तरफ घूम जाती क्योंकि अम्मा ने अलमारी की चाबी उन्हें दिन में कई बार दी थी। हम सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे तभी सुजाता भाभी ने गंभीर लहजे में छोटी भाभी से कहा, कविता मैंने तुम्हारे नेकलेस को छुआ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो कि मैं चोर नहीं हूँ। मैं आपको चोर नहीं कह रही हूँ। कविता भाभी ने जिस ढंग से ये बात कही उसमें गुस्से व बड़ी भाभी को अपमानित करने वाले भाव मौजूद थे। तुम मुँह से कुछ ना भी कहो पर मन ही मन तुम मुझे ही चोर समझ रही हो। मेरा नेकलेस चोरी हो गया है इसलिए कोई तो चोर है ही। सुजाता तुम अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कह दो कि तुम चोर नहीं हो। तनावग्रस्त बड़े भैया ने अपनी पत्नी को सलाह दी। मुझे बेटे की कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब मेरे कहे का कोई विश्वास करे या ना करे ये उसके ऊपर है। ऐसा कहकर जब बड़ी भाभी अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी तब उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। अथर्व के बर्थडे की खुशियाँ फिर से तनाव व चिंता में बदल गई। छोटी भाभी का मूड आगामी दिनों में उखड़ा ही रहा। इस मामले में बड़ी भाभी कहीं ज़्यादा समझदारी दिखा रही थी। उन्होंने कविता भाभी के साथ बोलना बंद नहीं किया बल्कि दिन में 1-2 बार जरूर इस बात को दोहरा देती कि कविता उन पर नेकलेस की चोरी का गलत शक कर रही है। अम्मा ने उन दोनों को ही समझाना छोड़ दिया। वे काफ़ी गंभीर रहने लगी थी। वैसे उनको टेंशन न देने के चक्कर में कोई भी इस विषय को उनके सामने उठाता ही नहीं था। अथर्व के बर्थडे के करीब 12 दिन बाद मुझे कॉलेज के एक फंक्शन में शामिल होना था। उस दिन मैंने कविता भाभी का सुंदर गुलाबी सूट पहनने की इजाज़त उनसे तब ली जब वे बाथरूम में नहा रही थी। उनकी अलमारी से सूट निकालते हुए मुझे उनका गुम हुआ नेकलेस मिल गया। वह तह किए कपड़ों के पीछे छिपा कर रखा गया था। मैंने नेकलेस का डब्बा जब अम्मा को दिया तब बड़ी भाभी उनके पास बैठी हुई थी। जब मैंने नेकलेस मिलने की जगह उन दोनों को बताई तो अम्मा आश्चर्य से और सुजाता भाभी गुस्से से भरती चली गई। माँ जी, आपने कविता की चालाकी और मक्कारी देख ली। सुजाता भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। मुझे चोर कहलवाकर सबके सामने अपमानित करवा दिया और डब्बा खुद अपनी अलमारी में छिपा कर रखा था। उसे इस गंदी हरकत की सज़ा मिलनी ही चाहिए। तुम अपने गुस्से को काबू में रखो सुजाता। उसे नहाकर आने दो, फिर मैं उससे पूछताछ करती हूँ। अम्मा ने यूँ कई बार भाभी को समझाया पर वे छोटी भाभी का नाम लेकर लगातार कुछ न कुछ बोलती ही रहीं। कुछ देर बाद छोटी भाभी सबके सामने पेश हुई तो मैंने नेकलेस उनकी अलमारी में कपड़ों के पीछे से मिलने की बात दोहरा दी।
सारी बात सुनकर वे जबरदस्त तनाव की शिकार बन गई। फिर बड़ी भाभी को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने अम्मा से कहा, माँ जी, चालाक और धोखेबाज मैं नहीं बल्कि ये हैं। मुझे आप सबकी नज़रों से गिराने के लिए उन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया है। मेरी अलमारी में नेकलेस मैंने नहीं बल्कि इन्होंने ही छिपा कर रखा है। ये मुझे इस घर से निकालने पर तुली हैं। सुजाता भाभी ने कविता भाभी के इस इल्ज़ाम का ज़बरदस्त विरोध किया। दोनों के बीच हमारे रोकते रोकते भी कई कड़वे और तीखे शब्दों का आदान प्रदान हो ही गया। खामोश! अचानक अम्मा ने दोनों को ऊंची आवाज़ में डपटा तो दोनों सकपकाई सी चुप हो गई। मैं तुम दोनों से एक एक सवाल पूछती हूँ। अम्मा ने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। कविता, तुम्हारा नेकलेस मेरी अलमारी से चोरी हुआ तो तुमने किस सबूत के आधार पर सुजाता को चोर माना था? कविता भाभी ने उत्तेजित लहजे में जवाब दिया, माँ जी, आपने चाबी मुझे या इन्हें ही तो दी थी। अपने नेकलेस के गायब होने का शक इनके अलावा और किस पर जाता? तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? आप पर चोरी करने का शक पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता अम्मा जी। आप आदरणीय हैं, सब कुछ आप ही का तो है। अपनी हिफाजत में रखी चीज़ कोई भला खुद क्यों चुराएगा? छोटी भाभी अम्मा के सवाल का जवाब देते देते जबरदस्त उलझन की शिकार बन गई थी। अब अम्मा सुजाता भाभी की तरफ घूमी और उनसे पूछा, बड़ी बहू, सिम्मी को नेकलेस कविता की अलमारी में मिला। तुमने सबसे पहले कविता को ही चालाकी व मक्कारी करने का दोषी किस आधार पर कहा? माँ जी, मैं जानती हूँ कि नेकलेस मैंने नहीं चुराया था। आपकी अलमारी से नेकलेस कोई बाहर वाला चुराता तो वह कविता की अलमारी से न बरामद होता। नेकलेस को कविता की अलमारी में उसके सिवा और कौन छिपा कर रखेगा? किसी अच्छे जासूस की तरह सुजाता भाभी ने रहस्य खोलने का प्रयास किया। अगर नेकलेस पहले मैंने ही अपनी अलमारी से गायब किया होता तो क्या उसे कविता की अलमारी में नहीं रख सकती? आपने ना चोरी की है, ना नेकलेस कविता की अलमारी में रखा है। आप इसे बचाने के लिए ऐसा कह रही हैं। बिल्कुल यही बात मैं भी कहती हूँ, कविता भाभी ने ऊंची आवाज़ में कहा। अम्मा जी, आप समझ रही हैं कि सारी चालाकी बड़ी भाभी की है और सिर्फ इन्हें बचाने को। यू शट अप। दोनों भाभियाँ एक दूसरे को मार खाने वाले अंदाज में घूर रही थी। अम्मा उन दोनों को कुछ पलों तक देखती रही, फिर उन्होंने एक गहरी सांस इस अंदाज में ली मानो बहुत दुखी हो। दोनों भाभियाँ उनकी इस हरकत से चौंकी और गौर से उनका चेहरा ताकने लगी। अम्मा ने दुखी लहजे में कहा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। सच्चाई यही है कि कविता का नेकलेस मैंने ही अपनी अलमारी से पहले गायब किया और फिर सिम्मी के हाथों उसे कविता की अलमारी से बरामद कराया। दोनों भाभियों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाकर कहा, अम्मा सच कह रही हैं। मैं नेकलेस दुपट्टे में छिपाकर कविता भाभी के कमरे में ले गई थी और फिर हाथ में पकड़कर वापस ले आई। ऐसा मैंने अम्मा के कहने पर किया था। माँ जी, आपने ये गोरख धंधा क्यों किया? अपनी दोनों बहुओं के बीच मनमुटाव कराने के पीछे आपका क्या मकसद रहा? सुजाता भाभी ने ये सवाल कविता भाभी की तरफ से भी पूछा। अम्मा एकाएक बड़ी गंभीर व भावुक होकर बोली, मैंने जो किया उसकी गहराई में एक सीख तुम दोनों के लिए छिपी है। उसे तुम दोनों जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लो। देखो, मेरे जीवन का अब कोई भरोसा नहीं। मेरे बाद तुम दोनों को ही यह घर चलाना है। अजीत और अनूप सदा मिलकर एक साथ रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार व सम्मान हो। नेकलेस से जुड़ी परेशानी पैदा करने की जिम्मेदार मैं हूँ, पर तुम दोनों में से किसी ने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? इसका जवाब तुम दोनों ने यही दिया कि मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ। मेरी इमेज ऐसी अच्छी है कि मुझे चोर मारने का ख्याल तक तुम दोनों के दिलों में नहीं आया। तुम दोनों को आजीवन एक दूसरे का साथ निभाना है। अभी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे पर विश्वास करने की नींव कमज़ोर है, तभी बिना सबूत तुम दोनों ने एक दूसरे को चोर, चालाक व मक्कार मान लिया। आज मैं अपनी दिली इच्छा तुम दोनों को बताती हूँ। एक दूसरे पर उतना ही मजबूत विश्वास रखो जितना तुम दोनों मुझ पर रखती हो। कैसी भी परिस्थितियाँ, घटनाएं या लोगों की बातें कभी इस विश्वास को न डगमगा पाए। ऐसा वचन तुम दोनों से पाकर ही मैं चैन से स्वर्ग सिधार सकूंगी। अम्मा, ऐसी बात मुंह से मत निकालिए। अम्मा की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने के बाद सुजाता भाभी उनकी छाती से लग गई। आपकी इस सीख को मैं हमेशा याद रखूंगी। हमें माफ़ कर दीजिए।
कविता भाभी भी आंसू बहाती अम्मा की बाहों में समा गई। मैं आज बेहद खुश हूँ कि मेरी दोनों बहुएं बेहद समझदार हैं। अम्मा का चेहरा खुशी से दमक उठा और मैं भी भावुक हो उनकी छाती से लग गई। आज हमारे घर में पहले वाली खुशियाँ वापस लौट आई थी। काश माँ यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। बना बनाया खाना मिलता। अभी 2 महीने हुए थे रांची आए हुए। यहाँ वैसे तो सब अच्छा था, पर माँ नहीं थी, क्योंकि माँ लखनऊ से आ नहीं सकती थी। वहाँ पे पापा और जिया का ध्यान कौन रखता। इसी सब उधेड़-बुन में कॉलेज से घर कब पहुँच गई पता भी ना चला। ताला खोल घर में घुसते ही खाने को कल की सब्जी और चावल निकाले और गरम कर जो खाने बैठी ही थी कि फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं स्वरा बोल रही हूँ। नेहा मैम, मैं 1 हफ्ते नहीं आ पाऊंगी। मेरी मौसी की शादी है। स्वरा मेरे पास मैथ्स पढ़ने आती थी। मैंने कहा, अच्छा, बधाई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ हो रही है, किससे हो रही है? हालांकि मुझे इन बातों में ज्यादा रुचि नहीं थी, पर स्वरा की खुशी देख के पूछना पड़ा। वो बोली, मिस, मेरे होने वाले मौसा जी अमेरिका में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, देखने में भी बहुत सुंदर हैं। अमेरिका, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता था। सुनते ही इसे मन उदास होने लगा। मैं उसकी बात पे बस हाँ हूँ करती रही, पर वो क्या बोल रही थी मालूम नहीं। बाद में उसने कहा, नमस्ते। मैंने भी नमस्ते कह के फोन रख दिया। पता नहीं क्यों स्वरा की मौसी की शादी बात सुन के मैं उसी के बारे में सोचे जा रही थी। भूख तो मानो मर सी गई थी। वही अमेरिका, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कहीं ना कहीं मैं अपने आप से इसको जोड़ने लगी थी। जो मेरे साथ हुआ वो मेरे साथ ही क्यों होना था? आखिर क्या गलती थी मेरी? कैसे भूल सकती थी मैं उस समय को, अक्टूबर के उस महीने को? घर में माँ, पापा, बहन सभी बहुत खुश थे। इतना अच्छा रिश्ता जो घर बैठे मिल गया था। सभी कहते थे, हमारी नेहा कितनी किस्मत वाली है जो उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला। बुआ तो सबसे कहती न थकती थी, अरे आशीष नाम है लड़के का, अमेरिका में रहता है, काफी पैसे वाला है और देखने में तो कामदेव है। चिराग लेके ढूंढो तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलता। बड़ी ही खुश रहेगी नेहा वहाँ पे। जितने लोग आते तारीफ ही करते। सभी की बातों से मुझे भी बहुत अच्छा लगता था और मन ही मन बहुत खुश भी होती। मेरी 1-2 बार फोन पे उनसे बात भी हुई थी। मन मयूर बिन बादल खुशियों से नाचने लगा था। पता नहीं क्यों बार बार ये गाना मेरे मन में आता था। ओ मेरे सपनों के सौदागर, मुझे ऐसी जगह ले जाओ, प्यार ही प्यार हो जिस जगह। उफ, मैं तो पागल ही हो जाती थी। दिसंबर में शादी थी तो समय कम होने की वजह से जल्दी ही शादी की तैयारी होने लगी थी। घर मानो खुशियों की महक से भर गया था। हर ओर गहमा गहमी थी। रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया था। बच्चे पूरे घर में दौड़ भाग कर रहे थे। ढोलक बज रहे थे। बन्ना बन्नी गाए जा रहे थे। बाबा की दुलारी बन्नी, पापा की दुलारी बन्नी, छोड़ बाबुल का आंगन, जारी जारी बन्नी। मैं भी अपनी तैयारी में लगी थी। बाजार जाना, सामान लाके पैक करना, मैचिंग चूड़ियाँ, बिंदी, नेल पॉलिश, खोजते खोजते न जाने कब शाम हो जाती पता ही ना चलता। मेरी बहन जिया साथ में अपनी भी तैयारी करती रही। वो तो सबसे ज्यादा खुश थी। और फिर आ गई वो शाम जिसका हमें भी सबके साथ बेसब्री से इंतजार था। खूब धूम रही शादी में। जिया का तो मानो पैर जमीन पे नहीं पड़ रहा था। जूते चुराने में उसने बहुत मेहनत की थी। फिर जो मस्ती हुई उसको आज तक मैं नहीं भूली। पूरी शादी आराम से बीत गई। विदाई का समय आया तो मैं जो हमेशा सोचती थी कि क्या रोना धोना विदाई में, वो आज जार जार रो रही थी। लाख रोकने पे भी आंसू रुक नहीं रहे थे। लग रहा था
अंदर ही अंदर कुछ पिघल सा रहा है और आंसुओं के साथ बहता जा रहा था। अपना घर छोड़ के जाने का दर्द आज मालूम हुआ। माँ, पापा और जिया, यही तो छोटी सी हमारी दुनिया थी। आज इन सभी को छोड़ के जाने में दिल फटा जा रहा था, मानो बस बैठा ही जा रहा था ये दिल। शब्द गले में अटक के रह गया था, फिजाओं में गाना गूंज रहा था, बाबुल की दुआएं लेती जा। अपना घर छोड़, आंखों में हजार सपने लिए, दिल में रंगीन अरमान सजाए हुए मैं आशीष के घर के लिए चल दी थी। पूरे रास्ते इन्होंने मुझसे बात नहीं की, जबकि रास्ता पूरे 7 घंटे का था। बस एक जगह पूछा चाय को, जब सभी रुके थे चाय पीने को। घर में हमारे स्वागत की पूरे जोर शोर से तैयारी की गई थी। हमारी आरती उतारी गई, रंगों भरी थाली में पैर डाल के घर के अंदर आ गई। पता नहीं ये क्यों करते हैं ये सब, मैं हमेशा सोचती थी, पर यहाँ तो कुछ कह सकती नहीं थी। घर में बहुत भीड़ थी, सभी बहुत खुश थे। आशीष के दोस्त उसको बहुत चिढ़ा रहे थे। कोई कह रहा था, यार बहुत बचने की कोशिश की पर फिर भी फंस ही गए शादी के चक्कर में। दोस्तों का मजाक यूं ही जारी था। तभी आशीष की माँ ने आके कहा कि चलो बहू थोड़ा आराम कर लो, कल जल्दी उठना है, आशीष को कल जाना है। मैंने पूछा, माँ जी क्या कल ही चले जाएंगे? तो वो बोली, हाँ, बस यह कह के मुझे कमरे में छोड़ के चली गई। मैं कमरे में अकेली रह गई अपने विचारों के साथ। थक तो बहुत गई थी, पास रखी कुर्सी पे निढाल सी बैठ गई। नजर गई कमरे पे तो देखा कि कमरा बहुत सुंदर सजा था। बेले और गुलाब के फूलों से पूरा कमरा भरा था। फूलों की महक वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बना रही थी। करीब 2 घंटे बाद आशीष के कदमों की आहट आई। दिल जोरों से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और आशीष अंदर आए। आते ही बोले, अरे तुम अभी सोई नहीं? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं तो सोने लगा हूँ, कल जाना भी है। पूरे रास्ते के बाद यही बात थी जो हमारे बीच हो रही थी। मैंने धीरे से कहा, आशीष क्या तुम कल ही चले जाओगे? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर था उनका। फिर मैं क्या करूंगी? मैंने कहा था। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, देखो मैंने अभी अभी नई कंपनी ज्वाइन की है, नया शहर है, मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर तुम्हारे पेपर भी अभी नहीं आए हैं, मैं जाके उसका भी इंतजाम करता हूँ, फिर तुमको बुला लूंगा। यही कोई 2 या 3 महीने लगेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब तुम वहाँ आओ तो तुमको कोई परेशानी ना हो। मैं चुपचाप आशीष को सुन रही थी। कहती भी तो क्या, सब कुछ तो आशीष ने पहले से ही सोच रखा था। तुम अभी जानती नहीं, अमेरिका में सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम अभी सो जाओ। और खुद मुंह फेर के सो गए। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? इसमें छुपाने जैसा क्या था? मैं क्या करूंगी इनके जाने के बाद? इसी सब उधेड़ बुन में कब नींद आ गई पता ना चला। सुबह माजी की आवाज से नींद कहीं खुली। देखा कि ये उठ चुके हैं और शायद तैयार होके बाहर भी चले गए थे। मूड खराब हो गया। मुझे उठा नहीं सकते थे। मैं जल्दी जल्दी उठ के फ्रेश होके बाहर आ गई। बाहर आके देखा कि ये नाश्ता कर रहे थे। मैंने माँ जी और पिताजी के पैर छुए और फिर माँ जी के साथ रसोई में आ गई। माँ ने मना किया, बोली जाके जल्दी से नाश्ता कर लो, चलना है आशीष को एयरपोर्ट छोड़ने। आशीष का सामान तो पहले से ही पैक हो चुका था। हम सभी चल दिए इनको छोड़ने। मैं इनके साथ ही बैठी थी, पर लग रहा था कि हजारों मील के फासले पे बैठी हूँ। मैंने ही मौन तोड़ा, बोली पहुँच के फोन करिएगा। हूँ, कर दूंगा, बस यही कहा और फिर वही चुप्पी। मैं आपको मिस करूंगी। क्या आपको मेरी याद आएगी? हाँ आएगी, आशीष बोले। इन्हीं थोड़ी बहुत बातों में कब एयरपोर्ट आ गया पता भी ना चला। वहां पे पहुंच के इन्होंने माँ पापा के पैर छुए और मुझे एक उड़ती नजर से देखा और आगे चले गए। मैं मन ही मन रो रही थी। क्या यही शादी है? जिसे जाना था वो चला गया। हम सभी वापस आ गए। घर जो कल बहुत भरा लग रहा था, आज अचानक खाली लग रहा था। माँ जी बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी।
कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। बस इसी तरह दिन बीतने लगे, समय हफ्तों हफ्तों में, महीनों में बीतने लगे। कभी कभी आशीष का फोन आता, बात भी होती, पर जिस आत्मीयता को मैं उनमें तलाश करती वो मुझे कभी नहीं मिली। और मुझे ले जाने के बारे में कभी कोई बात नहीं होती। माँ जी के बहुत कहने पे वीजा के लिए पेपर तो भेज दिए, पर आने के बारे में कुछ नहीं कहा। अब तो मैंने पूछना भी बंद कर दिया था। मैं अपनी माँ के पास आ गई। यहाँ कभी कभी आशीष का फोन आ जाता। उनके वादों और बातों पे भरोसा करते करते 2 साल बीत गए। अब सभी को चिंता होने लगी। सासू माँ को भी दुख था, पर अपना बेटा था, कहती भी तो क्या। दोनों घर वालों ने सोचा कि क्यों ना नेहा को ही वहां भेज दिया जाए। मेरे लिए टिकट आ गया। मैं अंदर ही अंदर खुश तो हुई, पर डर भी रही थी कि पता नहीं आशीष मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मैं पहली बार प्लेन में बैठी थी, पर मेरी भावनाओं को बांटने वाला कोई ना था। मैं खामोश बैठी, केवल आशीष के बारे में सोच रही थी। कैसे मिलेंगे, क्या कहेंगे, देख के खुश होंगे या नहीं, और ना जाने क्या क्या। मन शंकाओं आशंकाओं में झूलता रहा। इतनी लंबी दूरी मेरी सोच से छोटी निकली। अमेरिका आ गया, पर मेरे सोचों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। प्लेन से उतरकर अपना सामान लेके जब बाहर आई तो नजरें आशीष को खोज रही थी, लेकिन आशीष तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी मेरे नाम का एक बोर्ड दिखा, नेहा। गई तो देखा कि एक आदमी जिसे मैं जानती भी नहीं खड़ा था। उसने कहा, हेलो, आर यू नेहा? यस, मैंने कहा। आई एम विकास, आई एम आशीष फ्रेंड्स। वो थोड़ा व्यस्त है, इसीलिए मुझे आपको घर ले जाने को भेजा है। मन हुआ कि अभी लौट जाऊं, पर फिर अपने आप को समझाया कि सच में ही कोई काम आ गया होगा। मैं विकास के साथ घर को चल पड़ी। बाहर निकल के शहर देखा, बहुत ही अच्छा था, साफ सुथरा, बड़ा सा। रात हो चुकी थी, शहर बिजली की रोशनी में नहा रहा था। हर ओर गाड़ियां ही गाड़ियां। माँ होती तो डरती, क्योंकि उनको ज्यादा दौड़ती भागती गाड़ियों से डर लगता था। 2 कतार में जाती गाड़ियां, एक तरफ से जाती एक तरफ से आती, सब अपनी कतार में चल रही थी, पर गति बहुत थी। जिस लेन में मैं जा रही थी उसमें गाड़ी के पीछे जलती लाल लाइट, ऐसा लग रहा था लाल रंग का कोई दरिया बह रहा था। और दूसरी ओर से आती गाड़ियों की सफेद लाइट, लगता था कि दुधिया नदी एक निश्चित गति से चली आ रही है। सब कुछ मेरे लिए नया था। हॉर्न की आवाज़ तो सुनाई ही नहीं दे रही थी। वहाँ अपने देश में तो पौ पौ उफ कान ही फट जाते थे। आइए घर आ गया की आवाज़ से मेरी सोच की गति को विराम लगा। देखा तो अच्छा खासा बड़ा घर था। घर में जाके तो और भी अच्छा लगा। पूरा घर साफ सुथरा सजा हुआ था, अपने घर से अलग था। पूरे घर में कारपेट बिछा था। मैं तो घर ही देखने में लग गई। माइक्रोवेव, ओवन सब था यहाँ। विकास ने बताया कि कपड़े धोने के बाद सुखाने की भी मशीन थी, जो मैंने पहली बार देखी थी। सब कुछ अच्छा था। बस विकास ने मेरे खाने का कुछ सामान रखा था, बोला आप खा के आराम करिए, और वो चला गया। खाने की कोई खास इच्छा नहीं थी, तो थोड़ा बहुत खा के सो गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। नींद खुली कुछ खटर पटर से। उठ के देखा तो आशीष थे। देख के ऐसा लगा कि गले लग जाऊं। इतने सालों के दुख दर्द सुनाऊं, शिकायत करूं, न आने का कारण पूछूं, पर इन्होंने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, रास्ते में कोई। उठ के देखा तो अब आशीष थे। देख के ऐसा लगा कि गले लग जाऊं, इतने सालों के दुख दर्द सुनाऊं, शिकायत करूं, न आने का कारण पूछूं, पर इन्होंने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सॉरी कि मैं आ नहीं सका, तुम थकी होगी, सो जाओ। मेरा मन उनसे बात करने का था, लेकिन कुछ कह ना सकी, सिवाय इसके कि माँ और पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। पर आशीष ने कुछ कहा नहीं, बस फ्रेश होने चले गए। आके बोले, देखो मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है, तुम यहाँ आराम से रहो, विकास तुमको घुमा फिरा देगा।
मैं खामोश निगाहों से इनको देखती रह गई। फिर माँ ने जो बेसन के लड्डू दिए थे इनकी ओर कर दिए। उसमें से एक लड्डू लेके खा लिया और सो गए। पर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मैं सोच रही थी कि आखिर बात क्या है, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कुछ खुल के बोलते भी नहीं। इसी उधेड़-बुन में कब सो गई पता भी न चला। सुबह नींद खुली तो देखा आशीष अभी सो रहे थे। मैं फ्रेश होकर चाय बनाने लगी। माँ ने बताया था कि आशीष को बेड टी की आदत थी। चाय लेके आई तो आशीष उठ चुके थे। चाय लेके बोले कि थैंक्स। चाय पीने के बाद ये फ्रेश होने चले गए। तैयार होके बोले जाता हूँ, आके मिलता हूँ। मैं कुछ कह पाती इससे पहले आशीष चले गए। अनजाना देश, अजनबी लोग, मैं करूँ भी तो करूँ क्या। मैं अपनी चाय खत्म करके उठी ही थी कि दस्तक हुई। देखा तो विकास था। उसने कहा नेहा जी जल्दी से तैयार हो जाइए, चलिए आपको घुमा के लाता हूँ। मन तो था नहीं पर सोचा घर रही तो सिवाय सोचने के कुछ नहीं करूँगी। सो मन मार के तैयार होके अजय के साथ चली गई। डल्लास शहर बहुत सुंदर था। गगन को छूती इमारत शायद अपने बड़े होने का एहसास करा रही थी। डाउनटाउन तो बहुत ही सुंदर था। वो जगह देखें जहाँ पे कनेडी को गोली मारी गई थी। विकास बड़े मन से सब दिखा रहा था, पर जब अंदर से दिल उदास हो तो सब कुछ उदास ही लगता है। विकास ने पूछा नेहा जी आपको सब कुछ कैसा लग रहा है। मैंने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, सुंदर है, पर आप एक बात बताइए कि आप आशीष के अच्छे दोस्त हैं ना। विकास ने कहा हाँ हूँ ना। फिर ये बताओ कि आशीष ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनको इतना बाहर जाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में ही तो है ना। मैंने पूछा हाँ नेहा जी ऐसा ही है, पर काम बहुत रहता है। विकास ने कुछ टालने वाले अंदाज में कहा। बात कहीं भी और छुपाई भी। फिर मैंने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि जब अपना ही बेगाना बना हो तो दूसरों से क्या उम्मीद करना। घूमते घूमते शाम हो गई। विकास मुझे घर छोड़ के चला गया। फिर तो ये सिलसिला ही हो गया। आशीष का कभी कोई दोस्त आता, कभी कोई मुझे घुमाता, मेरा ख्याल रखता। इसी तरह 2 महीने बीत गए। मेरे अंदर इतने सवाल पैदा हो चुके थे कि सब फट के बस बाहर आना चाहते थे। क्या मैं इतनी दूर इनके दोस्तों के साथ घूमने आई थी? क्या हफ्ते हफ्ते भर आशीष का इंतजार करने आई थी? इनकी इसी बेरुखी के लिए इतने साल इनके नाम की माला जपी थी मैंने। मन ही मन सोचा कि अब की यदि आशीष आएंगे तो पूछूंगी जरूर कि ये सब क्या है, आखिर ये माजरा क्या है। 3-4 दिन बाद आशीष आए। मैं तो भरी बैठी थी। आते ही सवालों की बौछार कर दी। क्या है ये बोलो, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? यदि यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया? पहले तो आशीष चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले देखो यहाँ अमेरिका में रहना इतना आसान नहीं है। मैं ग्रीन कार्ड पाना चाहता था ताकि जीवन कुछ आसान हो जाए। मैंने बहुत कोशिश भी की पर सफल ना हो सका। ग्रीन कार्ड पाने का सबसे आसान तरीका था कि मैं यहाँ की किसी लड़की से जो नागरिक हो अमेरिका की शादी कर लूँ, और मैंने वही किया। अब मुझे उसके साथ ही रहना है जब तक मुझे ग्रीन कार्ड ना मिल जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो मैं उसको तलाक दे दूंगा और हम आराम से रहेंगे। ये सब सुनने के तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अवाक रह गई। जहाँ खड़ी थी वहीं बैठी। कोई इंसान इतना गिर सकता है? अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी के जीवन के भी खिलवाड़ कर सकता है। अभी मेरा जीवन बर्बाद किया है, अब उस बेचारी का भी जीवन बर्बाद कर देगा। ऐसा करने से पहले क्या एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि क्या बीतेगी हम पे जब सब पता चलेगा? सोचा तो केवल अपने बारे में। मेरी तंद्रा भंग हुई तो देखा कि आशीष मेरे कंधे पे हाथ रख के कह रहे थे कि देखो नेहा, अब बस थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, हम फिर आराम से रहेंगे। मैंने कंधे से आशीष का हाथ हटाते हुए कहा, नाम क्या है उसका? एलिन, इन्होंने कहा। मैंने अपने अंदर के सारे तूफान को समेटते हुए कहा, देखो एलिन को तो मालूम नहीं होगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए
उसने प्यार किया और शादी की। अब तुम उस निर्दोष लड़की को तलाक देना चाहते हो, पर ये मुझे मंजूर नहीं। तुम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता भूल चुके हो, मैं नहीं। मैं उसका घर सब कुछ जान के बर्बाद नहीं कर सकती। एक औरत हो के मैं दूसरी औरत के दुख का कारण नहीं बनना चाहती। तुम उसी के साथ रहो, मैं जैसे तैसे जी लूंगी, पर मैं तुमको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरे साथ साथ मेरे माँ पिताजी को भी जीवन भर का दुख दिया है। इतना कहने के बाद मैं हाफ रही थी। आशीष ने मुझे तरह तरह से समझाने की बहुत कोशिश की, रोकने की भी कोशिश की, पर मैं वहां से 2 दिन में वापस आ गई। रास्ते भर पता नहीं क्यों, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का दर्द हमें इनाम दिया है। यही गाना मेरे दिमाग में घूमता रहा। घर पे जब सबको असलियत का पता चला तो सभी बहुत दुखी हुए, पर कर भी क्या सकते थे। थोड़े दिनों में मुझे रांची के एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। मैं यहाँ आ गई और अपना जीवन पुनः जीने लगी। अपना दर्द इन बच्चों में भूल गई। साल भर बाद ही हमारा तलाक हो गया। अपनी यादों के घेरे से निकली तो रात बहुत हो चुकी थी। लाइट भी नहीं जलाई थी। उठ के लाइट जलाई और कॉलेज का काम करने लगी। काम खत्म हुआ तो खाना बनाया और खा के सो गई। सुबह वही रोज का काम शुरू हो गया। चाय पी के लंच लेके जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंची। अपने 2 लेक्चर के बाद मैं क्लास से निकल रही थी कि स्वरा भागती हुई मेरे पास आई। बोली, मिस ये कार्ड है मौसी की शादी का, आप जरूर आइएगा। ओके, मैं आऊंगी, कह के कार्ड लेके मैं स्टाफ रूम में आके बैठ गई। कार्ड खोल के देखा तो अवाक रह गई। लिखा था, शिप्रा वर्मा वेट्स आशीष तो दोस्तों, शर्मा। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको दोनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।